सोनू सैनी और गोपाल सैनी ये दोनों अच्छे दोस्त भी होते हैं और साथ में ही धंधा भी करते हैं। और ये दोनों सब्जी का ठेला लगाकर गांव-गांव सब्जी बेच रहे थे। और जब दूसरे गांव पर सब्जी बेचने पहुंचते हैं तो वहां एक महिला आती है और उनसे सब्जी खरीदती है। सब्जी खरीदने के बाद जब वो महिला चली जाती है तो गोपाल अपने दोस्त सोनू को अजीब नजरों से देखता है और कहता है कि हो ना हो ये तुम्हारी पत्नी आरती है। सोनू कुछ नहीं बोलता। फिर दोबारा गोपाल कहता है कि यार मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ और तुम सुन नहीं रहे हो। तभी सोनू कहता है कि मेरी पत्नी को मरे हुए 7 साल हो गए और अब वो कैसे जिंदा हो जाएगी। तभी गोपाल कहता है कि नहीं, जिस हिसाब से वो सब्जियों का मोल भाव कर रही थी और तकरीबन 1.5 से 2 मिनट उनके सब्जी के ठेले में रुकी और जो बात करने का अंदाज और सब्जी में मोल भाव करने का अंदाज, हो ना हो ये तुम्हारी पत्नी आरती ही है। इतना सुनने के बाद में सोनू कुछ सोचने लगता है। तभी उसका दोस्त गोपाल कहता है कि हमें इसकी तस्दीक करनी चाहिए और बल्कि इसकी तह तक जाना चाहिए और हम दोनों मिलकर इसकी तस्दीक जरूर करेंगे। और जब ये दोनों उसकी तस्दीक में जुड़ जाते हैं तो वाकई में ये जो महिला थी आरती, ये सोनू सैनी की ही पत्नी होती है। और जब ये बात अखबार और सोशल मीडिया में छपती है तो लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार कैसे 7 सालों बाद इनको पत्नी मिली और कैसे पुलिस ने इनके साथ बर्ताव किया और इनको ही अपराधी बनाकर इनको जेल भेज दिया। हर व्यक्ति ये खबर सुनने के बाद में सोचने पर मजबूर हो जाता है। तो आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से। आदाब, नमस्कार, मैं हूं मुबीन खान। आज की जो सच्ची घटना की कहानी है वो है राजस्थान के दौसा जिले की। और उसी दौसा जिले में एक जगह है मेहंदीपुर बालाजी, जो कि तीर्थ स्थल है। और ये कहानी शुरू होती है 2015 में। दरअसल सूरज प्रसाद गुप्ता अपनी पत्नी और बेटी आरती के साथ बालाजी मंदिर दर्शन करने आते हैं। दरअसल ये रहने वाले वृंदावन मथुरा के होते हैं और दर्शन करने बालाजी आए हुए होते हैं। और दर्शन करने के बाद वहीं सूरज प्रसाद गुप्ता और अपनी पत्नी के साथ और अपनी बेटी के साथ वहीं घूम रहे होते हैं। तभी एक धार्मिक किताब की दुकान पर पहुंचते हैं जहां पर सूरज प्रसाद गुप्ता की बेटी आरती वो धार्मिक किताबें देखने लगती है। वहां पर सेल्समैन पर दुकान पर 2 लड़के होते हैं जिनका नाम होता है सोनू सैनी और गोपाल सैनी। लड़की धार्मिक किताबें देखती रहती है और उठा उठा के कभी ये किताब देखती है कभी वो किताब देखती है और सोनू सैनी से बीच बीच में बात भी करती रहती है। और इसी बीच दोनों की आंखें 4 हो जाती हैं और वहां से आरती चली जाती है। और लगभग 20 दिन बाद फिर वापस आती है वृंदावन से और सोनू से अपने प्यार का इजहार कर देती है। अब मन ही मन सोनू भी आरती को दिल दे बैठा था, इसलिए जैसे ही वो लड़की आरती उससे अपने प्यार का इजहार करती है तो सोनू भी हाँ में सिर हिला देता है और दोनों जाकर कोर्ट में शादी कर लेते हैं। शादी होने के बाद सोनू अपनी पत्नी आरती को लेकर अपने गांव उदयपुर आ जाता है और वहीं से आरती अपने पिता को फोन करके बता देती है कि मैं दरअसल उस किताब वाली दुकान में जो लड़के थे उसी में से सोनू नाम के लड़के से मैंने शादी कर ली है और आप परेशान मत होना। और वो अपने पति के साथ रहने लगती है और तकरीबन 8 दिन बाद ही आरती घर से गायब हो जाती है। अब सोनू काफी ज्यादा परेशान होता है, आरती को काफी ढूंढने की कोशिश करता है और उसका दोस्त गोपाल वो भी साथ में सोनू के आरती को ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आरती इनको कहीं नहीं मिलती। जब तलाश करके हार थक जाते हैं तो सोनू अपने ससुर सूरज प्रसाद गुप्ता को फोन करके बता देते हैं कि आपकी बेटी खो गई है। इतना सुनकर सूरज प्रसाद गुप्ता का बुरा हाल हो जाता है और फफा फप कर रोने लगते हैं। और फिर वो आकर आते हैं, वो भी ढूंढने लगते हैं, लेकिन उनकी बेटी का कहीं पता नहीं चलता। और ठीक 6 महीने बाद फिर सूरज प्रसाद गुप्ता वृंदावन में अपनी बेटी की FIR लिखवाते हैं और उस FIR में नाम डलवा देते हैं सोनू और गोपाल के खिलाफ। सूरज प्रसाद गुप्ता का कहना होता है कि मेरी बेटी का कत्ल इन दोनों ने किया है, क्योंकि मथुरा पुलिस को एक नहर के पास में एक
महिला का अज्ञात शव मिलता है और जब इनको बुलाया जाता है सूरत प्रसाद गुप्ता को, तो ये शिनाख्त करके एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये मेरी बेटी है और उस महिला का ये अंतिम संस्कार भी करते हैं और एफआईआर लिखवाते हैं और कहते हैं कि सोनू और गोपाल ने ही मेरी बेटी का कत्ल किया है। तभी मथुरा पुलिस राजस्थान के दौसा के बालाजी जाते हैं और वहां से सोनू और गोपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद में इनको जेल भेज दिया जाता है और जेल जाने के बाद तकरीबन 9 महीने बाद गोपाल की बेल हो जाती है और 1.5 साल बाद यानी 18 महीने बाद सोनू की भी बेल हो जाती है और ये दोनों आकर फिर उसी धार्मिक पुस्तक की दुकान पर फिर ये काम करने लग जाते हैं, क्योंकि इनका जो सेठ होता है वही इनकी पैरवी करता है और पूरी पैरवी में जितना पैसा लगता है उसी ने लगाया था, क्योंकि इन दोनों के घर वालों के भी हालात अच्छे नहीं होते और कई लाख रुपए का कर्जा भी हो जाता है। और जब वो उस दुकान पर काम कर रहे होते हैं तभी एक लड़का और होता है जो उसी दुकान पे काम करता है और वो कहता है कि मुझे शक है कि तुम्हारी पत्नी एक पास में ही एक विशाला गांव है उस पे रह रही है, क्योंकि वो लड़की उरई की रहने वाली है और तकरीबन 4 साल से इस गांव में है और मुझे कहीं ना कहीं शक है कि वो तुम्हारी ही पत्नी है। इतना सुनकर सोनू और गोपाल के होश उड़ जाते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि आरती के मर्डर केस में तो ये जेल भी आए थे और अचानक आरती कैसे जिंदा हो सकती है। लेकिन इनको शक होता है क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ये जो कह रहा है वो सच कह रहा है। अब लेकिन उसको कैसे वो कन्फर्म करते, इसीलिए उस गांव में जाने के लिए ये लोग ऊंट के व्यापारी बनते हैं और एक शख्स से सौदा करते हैं और उसको 500 रुपए का एडवांस देते हैं और विशाला गांव आकर ऊंट देखने की बात करते हैं और ये दोनों सोनू और गोपाल विशाला गांव जाते हैं ऊंट देखने के बहाने और जहां का उस लड़के ने एड्रेस दिया था उसी मोहल्ले में उसी बस्ती में उस घर के आसपास भटकते रहते हैं, लेकिन वहां पर इनको कोई नहीं मिलता। ये वापस आ जाते हैं और फिर एक प्लान तैयार करते हैं, क्यों ना हम जो है सब्जी का ठेला लगाकर उसी बस्ती में बेचें। और एक दिन ये दोनों सोनू और गोपाल सब्जी का ठेला लगाते हैं और उसी बस्ती में उसी मोहल्ले के आसपास बेचना शुरू कर देते हैं और 2-3 दिन बेचने के बाद एक दिन अचानक आरती इनके ठेले पर सब्जी लेने के लिए आ जाती है और इनसे मोल भाव करने लगती है। जब वो चली जाती है तो इनको कंफर्म हो जाता है कि ये आरती ही है और ये वहां से दोनों वापस आ जाते हैं और बालाजी थाने जाकर पुलिस से कहते हैं कि सर, जिस लड़की के कत्ल में हम दोनों जेल जा चुके हैं और मैं 9 महीने और मेरा दोस्त 18 महीने जेल पर रहा, वो लड़की दरअसल जिंदा है। वहां के थाना इंचार्ज को ये सब बातें मजाक लगने लगती हैं और कहते तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है या कोई उसका रिकॉर्ड है? तभी वो कहते हैं कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो कह रहे जाओ इससे पहले रिकॉर्ड लेकर आओ, कोई ठोस सबूत लेकर आओ। तभी वो दोनों फिर वहां से आ जाते हैं और फिर एक प्लान बनाते हैं और ई मित्र बनकर उसी गांव में जाते हैं और उस परिवार में जाकर उस परिवार में के जो मुखिया होते हैं उनसे मिलते हैं और कहते हैं दरअसल हम सरकारी सर्वे कर रहे हैं और सभी लोगों की आईडी और सब नंबर प्रूफ ले रहे हैं और लकी ड्रा में डाला जाएगा और जिसका नाम आएगा उसको 2 लाख रुपए का लैट्रिन बनाने के लिए पैसा मिलेगा। ये बात सुनकर उस घर का मुखिया लालच में आ जाता है और कहता है कि मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तभी ये सोनू और गोपाल कहते हैं कि आपको अपने परिवार के सभी लोगों के नाम और उनकी आईडी की फोटोकॉपी देनी पड़ेगी और आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आपके 1 महीने में कितने मेहमान आते हैं और कौन कौन आए हैं, उनकी भी डिटेल देनी पड़ेगी। वो सब कुछ इनको 2 लाख के लालच में दे देता है और जब उस लड़की की यानी कि जो घर का मुखिया होता है आरती उसकी बहू होती है और जैसे ही बहू की आईडी इनको मिलती है तो उसका साफ पता चल जाता है कि ये वही आरती है और जिंदा है, क्योंकि आरती का जो आधार कार्ड होता है वो आरती के नाम से बना होता है और उस पर एड्रेस पड़ा होता है उत्तर प्रदेश के उरई का, क्योंकि आरती के जो पिता हैं सूरत प्रसाद गुप्ता ये लोग उरई के रहने वाले होते हैं और वृंदावन में रहने लगते हैं
और इसके आधार कार्ड पर उरई का ही एड्रेस होता है। जैसे ही इनको प्रूफ मिलता है ये जाकर बालाजी थाने पर दे देते हैं और बालाजी थाना इंचार्ज सूचना करते हैं वृंदावन पुलिस को और वहां से पुलिस आती है और विशाला गांव जाकर आरती को हिरासत में ले लिया जाता है। और जब इनसे पूछा जाता है, मीडिया वाले पूछते हैं कि आखिरकार जब तुमने आरती का कत्ल नहीं किया था, हत्या नहीं की थी, तो तुमने कबूल क्यों कर लिया था? तभी वो दोनों बताते हैं कि दरअसल जब हमें वृंदावन पुलिस ने गिरफ्तार किया था तो उन्होंने हमें 3rd डिग्री दी थी और टॉर्चर भी बहुत किया था, बल्कि सोनू के नाखून तक उखाड़ लिए गए थे और इनसे कहा गया था कि अपना जुर्म कबूल कर लो वरना तुम्हारा और भी बुरा हाल कर देंगे। और सोनू से ये भी कहा कि दरअसल तुम जब जुर्म कबूल कर लोगे तो सारा हत्या का मामला हम गोपाल के ऊपर डाल देंगे। और इस तरीके से इनको मजबूर करके इनसे हत्या का इकरारनामा लिखवा लिया गया था। वहीं पर जब आरती से पूछा गया कि जब तुम अपनी मर्जी से आई थी यहाँ पर तो फिर तुम इसको छोड़कर, सोनू को छोड़कर चली कैसे गई? तभी वो कहती है कि दरअसल मैं सोनू के प्यार में अंधी तो हो गई, इससे शादी तो कर ली, लेकिन जब मैं इसके घर आई, इसके घर के हालात देखे तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने गलत फैसला ले लिया है और फिर मैं सोनू को तंग करने लगी और इससे डिमांडें भी करने लगी और इससे 50,000 रुपए भी मैंने मांगे और 4 व्हीलर गाड़ी भी मांगी। और ये जब देने में असमर्थ हुआ तो मैं वहां से 8वें दिन भागकर चली आई और फिर एक दूसरे शख्स से मैंने शादी कर ली। और इस दौरान फिर मैंने अपने पिताजी को सब कुछ बता दिया था और पिताजी को भी सारी जानकारी थी कि मैं मरी नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ और दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली थी। लेकिन मेरे पिता ने इनको जानबूझकर फंसाया है और मैं भी इसका विरोध नहीं कर पाई, क्योंकि अगर मैं विरोध करती तो मेरे ससुराल वालों को पता चल जाता कि मैं दूसरे लड़के के साथ पहले शादी कर चुकी हूँ और मैं वहाँ पर बहुत अच्छे से और ऐशो आराम से रह रही थी, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी नहीं खराब करना चाहती थी। तभी पुलिस कहती है कि तुमने अपने ऐशो आराम के चक्कर में 2 मासूम लोगों की ज़िंदगी खराब कर दी और उनको जेल तक जाना पड़ा, उनके परिवार में कर्ज हो गया और उनके गांव वालों ने उनका बहिष्कार भी कर दिया। उनके छोटे भाइयों की शादी भी नहीं हो रही है और वो तो भला हो इन दोनों के सेठ का जिसने इनकी पैरवी में 10-12 लाख रुपए खर्च कर दिए। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना की कहानी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ये भी बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद।